हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम कृषि भूगोल का एक छोटा सा टॉपिक है वो करने वाले हैं, जिसमें हम नॉन लिबरलाइजेशन इन इंडिया देखेंगे। तो दोस्तों, नव उदारवाद को आर्थिक उदारवाद भी कहा जाता है, जो भारत में हुए आर्थिक सुधार उनको दर्शाता है। ठीक है, जितने भी भारत में आर्थिक सुधार हुए इनको जो नॉन लिबरलाइजेशन है वो दिखाता है। इसकी शुरुआत 24 जुलाई 1991 से हुई। ठीक है, आज़ादी के बाद 1966 से 1985 तक उदारीकरण करने का प्रयास किया गया। भारत में उदारीकरण के कई प्रयास किए गए और कृषि भारत का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उसके अंदर था। ठीक है, कृषि में लगभग 60% से अधिक जनसंख्या है वो लगी हुई है और भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है। नव उदारवाद का मतलब है किसी भी आर्थिक क्षेत्र कार्य के बाजार को कम लागत पर लाना, कम आपत्ति लगाना, बाधाओं को कम करना इत्यादि इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। नव उदारवाद से पहले पूरे देश में किसान राज्य सरकार द्वारा चलाए गए संस्थानों से ही बीज खरीदता था, लेकिन उदारीकरण की नीति के बाद भारतीय बीज बाजार वैश्विक कृषि व्यवसाय के रूप में खुल गया। यानी कि नव उदार आने के बाद जो किसान है वो स्वतंत्र रूप से बीजों को खरीद सकता था। कृषि से संबंध रखने वाली कुछ गतिविधियां देश की जीडीपी में लगभग 14.2% के आसपास योगदान है वो देती है। ठीक है, भारत पूरी दुनिया में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, अंतिम अनुमान के अनुसार 2008-9 के दौरान भारत का खाद्य उत्पादन 234.47 मिलियन टन लगभग था। भारतीय कृषि राष्ट्र की राष्ट्रीय आय में 2011-12 के अनुसार 14% थी वो हिस्सेदारी थी। यानी कि जो भारत की कृषि राष्ट्रीय आय थी उसके अंदर 14% के आसपास कृषि की जो थी भागीदारी उसके अंदर थी। कृषि भारत में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। कृषि उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक अहम भूमिका है वो कृषि अपनी अदा करता है। ठीक, अब भारतीय कृषि पर नव उदारीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़े उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रभाव था वो खाद्यान्नों का उत्पादन है वो बढ़ना। यानी कि नव उदारीकरण से पहले खाद्यान्नों के जो उत्पादन था वो बहुत कम था, और नव उदारीकरण आने के बाद खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे जैसे उदारीकरण की नीति को अपनाया गया, मुक्त व्यापार भी बढ़ने लगे, किसान मुक्त तरीके से अपनी फसलों का उत्पादन करने लगे, जिससे खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि हो देखी गई। यहाँ आप देख सकते हैं 1990-91 में जो उत्पादन था वो 176.4 मिलियन टन था, जो कि 2001-2 में 211.9 मिलियन टन है वो हो गया था। यानी कि जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा, इसके उत्पादन के अंदर वृद्धि है वो देखी गई। अब अगला जो इसके अंदर प्रभाव है उसमें बागानी उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि के साथ साथ नव उदारीकरण से भारत में बागवानी को भी एक आज़ादी मिली। लोग मुक्त तरीके से मुर्गी पालन, मछली पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि बागवानी कर रहे थे, और मुक्त तरीके से होने के कारण उत्पादन में तीव्र वृद्धि देखने को मिली है। 1990-91 में बात करें तो 216 करोड़ टन के आसपास है वो उत्पादन देखा गया, पर 1997-98 में 414 करोड़ के आसपास है वो जो बागवानी में उत्पादन है वो देखा गया। अगला जो प्रभाव था वो था कृषि का विविधीकरण। कृषि में विविधीकरण से भी भारत को अत्यंत लाभ मिला, क्योंकि भारत जैसे देश में विभिन्न जलवायु के कारण एक तरह की खेती है वो नहीं की जाती। भारत में फसलों की खेती, बागवानी, फूलों की खेती, फलों की खेती, पशुओं की खेती आदि किए जाते हैं, और नव उदारीकरण के बाद इनके व्यापार में काफी उन्नति है वो देखने को मिली है।
इसके बाद बात करें तो अगला जो प्रभाव था वो फूलों की खेती में देखा गया, उसके उत्पादन में वो बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में फैली लगभग 31,000 हेक्टेयर भूमि पर फूलों का उत्पादन है वो किया जाता है। उदारीकरण के बाद इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। 2000 में जो 60 करोड़ थी वो 2001 में है वो 200 करोड़ है वो देखने को मिली है। ये थोड़ा सा इसके अंदर दोस्तों पेज है वो मिसप्रिंट हो गया है, तो ये डाटा मैं आपको, ये डाटा मत करना, मैं आपको इस नीचे डिस्क्रिप्शन में दूसरा डाटा है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगला जो प्रभाव था तो वो था कृषि निर्यात में। कृषि निर्यात रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। कृषि में कुल निर्यात 1992-93 में 10.59% देखा गया, जो बढ़कर 1999 और 2000 के में 23.691 करोड़ यानी 18.8% हो गया था, ठीक है। अगला जो प्रभाव है वो खाद्य प्रसंस्करण में वो देखा गया है। खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ है कि कृषि उत्पादन में जो फसलें, सब्जियां आदि चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं उनकी पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन आदि की सुविधा देना, जो नव उदारीकरण से पहले नहीं था। इससे रोजगार को भी काफी बढ़ावा है वो मिला है। इस पद्धति को अपनाने के बाद कृषि आयात और निर्यात को लगभग 8 से 10% तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि नव उदारीकरण से पहले जो जल्दी खराब होने वाली चीजें थी उनकी पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन वो नहीं हो पाता था, और नव उदारीकरण के बाद से वो रास्ते हैं वो सब किसानों के लिए वो खुल गए थे। अगला जो प्रभाव है वो कृषि संसाधनों की बढ़ती उत्पादकता में है। नव उदारीकरण की वजह से कृषि संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि हुई। अलग अलग तरह के यंत्र व नई नई फसलें, नए सिंचाई साधन व अन्य संसाधन जो कृषि में मदद करते हैं, ज़्यादा कृषि उत्पादन बढ़ाने से इन संसाधनों का भी विकास है वो हुआ है। अगला जो प्रभाव है पिछड़े क्षेत्रों में कृषि का वो विकास उसके अंदर हुआ है। हरित क्रांति का प्रभाव देश के कुछ क्षेत्रों में ही देखने को मिला, परंतु नव उदारीकरण ने अपने साथ लगभग सभी पिछड़े क्षेत्रों को लेकर है वो चला है। नव उदारीकरण के बाद पिछड़े क्षेत्रों में हर तरह की कृषि सहायता प्रदान की गई है। इसके बाद दोस्तों अगले और प्रभाव की बात करें तो उसके अंदर नई जैविक तकनीकों का विकास, कृषि में रोजगार, सब्सिडी में बढ़ती मात्रा, कृषि में बढ़ते निवेश, ये सब जो प्रभाव हैं वो नव उदारीकरण के बाद है वो देखे गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे नव उदारीकरण भारतीय कृषि के अंदर जो नॉन लिबरलाइजेशन के बाद जो भारतीय कृषि के अंदर प्रभाव देखने को मिले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आया होगा ये टॉपिक, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।